नमस्कार दोस्तों। आज हम दो स्टॉक रिव्यूज़ करेंगे, दो कंपनीज़ के स्टॉक एनालिसिस करेंगे। दोनों कंपनीज़ जो है वो SaaS कंपनीज़ है। पिछले हफ्ते भी हमने एक SaaS कंपनी का स्टॉक रिव्यू किया था, टैक इन्फोसेक। टैक इन्फोसेक बेसिकली वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाती है। बेसिकली अगर आप देखोगे, एंटरप्राइजेस जो होते हैं जिनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बैंक्स, एनबीएफसीज, फिनटेक कंपनीज, उनमें अगर कोई साइबर अटैक्स होते हैं तो वो कंपनी उन्हें अवर्ट करती है और एक तरह से वो ट्रैक करके जो भी ऑडिटरी डिपार्टमेंट होता है या फिर जो भी विजिलेंस तो नहीं होता है बट जो भी ऑडिट का डिपार्टमेंट होता है उनको एक तरह से हाईलाइट करवाती है। तो राइट, तो even the two companies that we analyzed today, these are SaaS companies. The first one is Iris Business Services. तो Iris Business Services का मार्केट कैपिटलाइजेशन 631 करोड़ है। राइट, इस कंपनी को मुझे एनालाइज करने के लिए मोहित मोहनिया और दिबांको घोष ने कहा है। तो Iris Business Services is into RegTech. RegTech is regulatory technology, right? इसको आप SupTech भी बोलते हैं, सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी, और टैक्स टेक भी बोलते हैं। सो ये कंप्लायंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स बनाती है और इट सेल्स टू ऑल दीज एंटरप्राइज क्लाइंट्स। जिस तरह हम पर्सनल इनकम टैक्स भरते हैं तो एक सॉफ्टवेयर में जाके एक वेबसाइट पे जाके अपना डिटेल्स एक तरह से डालते हैं, उसी तरह एंटरप्राइजेस जो होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं, एसएमईज, एमएसएमईज भी जो होते हैं, these people, they have softwares, they have corporate tax as well। तो जो भी फाइलिंग्स होते हैं जीएसटी के, इनवॉइसिंग के, सारी चीज़ें जो भी एक कॉर्पोरेट चलाने के लिए जो भी टैक्सिंग या फिर टैक्सेशन या फिर कंप्लायंस रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर पे ट्रैक होते हैं, जमा होते हैं और वक्त आने पे वो रेगुलेटर्स के साथ शेयर होते हैं। राइट, तो दिस कंपनी वर्क्स विद अराउंड 6000 एंटरप्राइजेस, बड़े बड़े एंटरप्राइजेस के साथ काम करती है। केपीएमजी, अर्नेस्ट एंड यंग जैसे कंसल्टिंग कंपनीज के साथ काम करती है। वोडाफोन, ताज, गोदरेज, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स जो है इनके एंटरप्राइजेस जो है उनके साथ काम करती है। एंटरप्राइजेस को ऑनबोर्ड करती है अपने सॉफ्टवेयर पे, उनके टीम्स को सिखाती है कि किस तरह नेविगेट करना है सॉफ्टवेयर पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस कंपनीज वर्क्स विद रेगुलेटर्स। तो जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बहुत रिसेंटली इन्होंने कतर का जो भी रिजर्व बैंक है उसको ऑनबोर्ड किया है। अफ्रीका के सेंट्रल बैंक्स को ऑनबोर्ड करती है कंपनी। तो 30% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम अफ्रीका, 30% कम्स फ्रॉम इंडिया एंड अराउंड 30-35% कम्स फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। राइट, तो काफ़ी बड़ा टोटल एड्रेसेबल मार्केट है और मार्केट भी एक्सपैंड हो रहा है क्योंकि बहुत सारे सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर्स कंपनीज को करने पड़ते हैं कि कार्बन क्रेडिट्स कितने इस्तेमाल हुए। फॉर एग्जांपल, मैं एक प्रीवियस कंपनी में काम करता था तो उस कंपनी को एक तरह से टारगेट दिया गया था कि इफ़ यू हैव दीज मेनी नंबर ऑफ विमेन एम्प्लॉयज़ इन योर ऑर्गेनाइजेशन तो गवर्नमेंट से आपको एक तरह से इतने रिबेट्स मिलेंगे। राइट, कुछ स्कीम है। तो राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कंपनी जो है वो इट यूज टू गो आउट ऑफ इट्स वे टू काइंड ऑफ रिटेन विमेन एम्प्लॉयज़ रादर देन जो भी मर्द होते थे उनको एक तरह से जाने के लिए बोल देते थे, या फिर अगर कोई जाना चाहता था तो उसको जाने के लिए बोल देते थे। बट इन ऑर्डर टू रिटेन विमेन एम्प्लॉयज दे यूज टू गो एन एक्स्ट्रा माइल। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट तक पहुंचानी होती है सो दैट कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटीज़। राइट, तो इस कंपनी का अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे पिछले 5 साल का, द स्टॉक वेंट अप राइट इन द लास्ट काइंड ऑफ 5 years, और पिछले 1 साल में 2 बार एक तरह से स्टॉक टूटा है। पहले यहाँ पे टूटा है, फिर यहाँ पे टूटा है। राइट, एंड द रीज़न इज़ कि एक तो इक्विटी डायल्यूशन हुई है भर भर के। तो whenever the profitability is not that great, so if you see the profitability over here, EPS growth is not that great, profitability is not that great, and ऊपर से equity dilution होता है, and even if the equity dilution is happening at a premium, डिस्काउंट पे हुआ तो डेफिनेटली स्टॉक प्राइस टूटता है, अगर प्रीमियम पे हुआ तो भी कभी कभी टूट जाता है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है और न्यूज़ फ्लो जनरल स्टॉक मार्केट का नेगेटिव है। तो पिछले 6-8 महीने से न्यूज़ फ्लो काफ़ी ख़राब है, तो उसके वजह से स्टॉक प्राइस यहाँ पे टूटा। फिर से यहाँ पे इसलिए टूटा बिकॉज द प्रीवियस क्वार्टर, जून 2025 का जो क्वार्टर है उस पर कंपनी ने एबिटा नेगेटिव रिजल्ट्स दिए हैं। तो बहुत सारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो रहा है, नए प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो दैट्स वाई देर इज एबिटा नेगेटिविटी इन द रिजल्ट्स। तो इफ़ यू लुक एट द रिजल्ट्स ऑफ जून 2024, 3.63 करोड़ का पैट दिखा रहे हैं, यहाँ पे 0.32 का पैट दिख रहा है। तो थोड़ा जो प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा एक तरह से आगे पीछे गई है कंपनी। राइट, दैट्स वाई द EPS इज काइंड ऑफ मूविंग इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड। एक, क्योंकि पैट खराब हुआ है, और दूसरा इक्विटी डाइल्यूट हुई है। इक्विटी डाइल्यूट मतलब आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है वो बढ़ गए हैं। राइट, तो EPS इज नथिंग बट पैट डिवाइड बाय
नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, तो लेट्स से आपका पैट उतना ही है बट नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मतलब डिनोमिनेटर एक्सपैंड हुआ है, बढ़ गया, तो ईपीएस ग्रोथ आपका कम हो जाता है, राइट। तो ईपीएस ग्रोथ फॉर द लास्ट 1 year इज -6%, स्टॉक प्राइस जस्ट वेंट अप बाय 6%, कंट्रीब्यूशन ऑफ पी इज 12%। तो पिछले एक साल में कंट्रीब्यूशन ऑफ पी सिर्फ 12% है, मतलब कोई री रेटिंग पिछले एक साल में नहीं हुई है, बट इफ यू लुक एट द पी इट्स 61। तो पिछले एक साल के पहले के 2-3 साल जो थे उसमें स्टॉक प्राइस इतना ऊपर चला गया था कि पी ऑलरेडी तभी एक्सपैंड हो गया था, तो पिछले एक साल में ज़्यादा एक्सपैंड होने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ी। एक तरह से ईपीएस जो है इट वाज कैचिंग अप टू स्टॉक प्राइस, हम अगर सिंपल भाषा में इसको समझा के बोल दे तो, राइट। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द लास्ट 1 year हैज़ बीन पुअर, बट फॉर द लास्ट 5 years द सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ आर फिनोमिनल, राइट। इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी पिछले एक साल में 15% से कम होकर 12% हुआ है। पिछले 5 साल के अगर हम बेंचमार्क से इसको कंपेयर करें तो देयर इज प्रॉफिटेबिलिटी इन द कंपनी, 11% प्रॉफिटेबिलिटी है, तो 10% नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन से ज़्यादा है, तो देयर इज इनफ प्रॉफिटेबिलिटी इन द कंपनी। सैस कंपनीज पर प्रॉफिटेबिलिटी होती है। 2-3 चीज़ें अच्छी है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मेट्रिक्स जो है 20% ROE ROC दिखा रहे हैं, दीज आर गुड ROE ROC नंबर्स, राइट। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो है, राइट, ज़्यादा डेट नहीं लिया है। वर्किंग कैपिटल इश्यूज है क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ भी काम करती है, पब्लिक एंटिटीज़ के साथ भी काम करती है, तो पब्लिक एंटिटीज़ पैसे देने में थोड़ा देरी करते हैं, जो भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं वगैरह, बट स्टिल डेट टू इक्विटी ठीक ठाक है। एक अच्छी चीज़ है CFO टू EBITDA 0.8 है, तो रिसीवेबल्स का जो पहले थोड़ा इशू था वो कम हुआ है, एंड कंपनी इज़ वेरी सक्सेसफुली एबल टू कन्वर्ट प्रॉफिट्स इनटू कैश फ्लोज। तो जो भी उनके क्लाइंट्स हैं उनसे एक तरह से सही वक्त पे पैसा निकालने में कंपनी सक्सेसफुल है, राइट। तो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, 43 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। अर्निंग्स यील्ड इज 3%, राइट। अर्निंग्स यील्ड नॉर्मली एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक मैं देखता हूँ क्योंकि अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स के जो यील्ड्स है 6.7% पे है, तो अर्निंग्स यील्ड जो है, इफ़ वन हैज़ अ चॉइस ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी एंड इन इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट GSEC बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपको 6.7 के रिटर्न्स मिलेंगे। इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे, अर्निंग्स यील्ड जो है वो 3% का अर्निंग्स यील्ड है। अर्निंग्स यील्ड बेसिकली कहता है कि कंपनी कितनी वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, वो एक तरह से कहता है। तो इफ़ द अर्निंग्स यील्ड ऑफ दिस कंपनी वुड हैव बीन मोर देन 7%, if it were 9%, 10%, तो हम कह सकते थे कि कंपनी अंडर वैल्यूड कंपनी है, बट आई डोंट थिंक दिस कंपनी इज एन अंडर वैल्यूड कंपनी, इट्स अ फेयरली ओवर वैल्यूड कंपनी। पी इसका 61 है फॉर द ग्रोथ ऑफ 2%, मतलब काफ़ी एक तरह से कैचअप करेगा इसका स्टॉक प्राइस, राइट। तो इसका जो EPS ग्रोथ है, आई थिंक इट विल कैच अप टू द पी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। अगले कपल ऑफ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स ठीक ठाक रहेंगे। आई मीन अ लॉट ऑफ केपेक्स हैपेंड इन द प्रीवियस क्वार्टर ड्यू टू विच it is EBITDA negative, but I think it will take another couple of quarters for the kind of EPS to catch up to the P, and उसके बाद एक तरह से स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, तो थोड़ा साइडवेज का रैली दिख सकता है इस कंपनी में, राइट। सो इट्स अ गुड कंपनी, टोटल एड्रेसेबल मार्केट काफ़ी सही है, ग्रोथ कंपनी है, हाइपर ग्रोथ कंपनी तो नहीं लग रही है पिछले एक साल के डेटा से, बट ग्रोथ कंपनी लग रही है। यू कैन ऐड इट टू योर वॉच लिस्ट एंड काइंड ऑफ ट्रैक दिस कंपनी, एंड जब थोड़ा वैल्यूएशन ठीक ठाक लगे फ्रॉम द क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक इट्स डिसेंट कंपनी, ग्रोथ भी अच्छा ही है, आ ही जाएगा ग्रोथ, बट थोड़ा वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को थोड़ा ओवर वैल्यूड लगी, राइट। तो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट IRIS बिजनेस सर्विसेज। तो गाइज, दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट्स। Consider this as educational videos. Use these videos to kind of do level 2 analysis. थोड़ा कॉन कॉल्स वगैरह पढ़िए, थोड़ा related party transactions देखिए, track this company कि अगले 1-2 क्वार्टर में क्या होता है, कैसे होता है। And these are not kind of stock reviews. These are stock reviews, but these are not stock recommendations. And I'm not a SEBI registered analyst. मैं कोई SEBI registered analyst नहीं हूँ, तो मैं किसी को advice नहीं दे सकता हूँ, right? So this was the first company, and this was kind of asked for a review by Mohit Mohania and Debanko Ghosh, right? दूसरी चीज़ है, please like this, please give a simple like to this video if you find this of value, and अगर आप आपकी बिरादरी में या फिर दोस्तों में इसको शेयर करोगे तो नथिंग लाइक इट, राइट। सो द नेक्स्ट कंपनी इज यूनिकॉमर्स सॉल्यूशंस, ई-कॉमर्स कंपनी है ये जो स्नैपडील वाले प्रमोटर्स जो है उनकी एक तरह से सब्सिडरी में आती है कंपनी यूनिकॉमर्स सॉल्यूशंस। तो ई-कॉमर्स एनेबल्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, SaaS कंपनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 1500 करोड़ का, साधारण भाषा में अगर समझाना हो तो आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो
तो उस वेबसाइट पे कुछ मार्केटिंग की चीज़ें दिखती है विच काइंड ऑफ कंपेल्स यू टू बाय। आई मीन आपने कुछ देखा, आपने कुछ इंप्रेशंस मिले हैं, राइट, उस सॉफ्टवेयर को, उसको कन्वर्ट करना है सेल्स में, राइट। आपका CTR, क्लिक थ्रू रेट वगैरह, वो सब मार्केटिंग ऑटोमेशन दिखती है। दूसरा पार्ट, आपने जब कुछ ऑर्डर बुक कर दिया तो पूरा ऑर्डर मैनेजमेंट प्रोसेस किया, यार अब ऑर्डर बुक हो गया है, इन्वेंट्री कितना है वेयर हाउसिंग में वगैरह, वो सब देखती है। एंड द थर्ड पार्ट इज़ कि जो भी फुलफिलमेंट होता है, लॉजिस्टिक्स होता है, कि वेयर हाउस से आपका प्रोडक्ट निकल के आपके घर पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, उसका जो भी पूरा एंड टू एंड एक तरह से फनल जो होता है ई-कॉमर्स का, वो ये कंपनी पूरा मैनेज करती है, राइट। तो दोनों कंपनीज, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस एंड द प्रीवियस वन आइरिस, इन दोनों में मधुसूदन केला इन्वेस्टेड थे। इनके स्टेक्स धीरे धीरे कम हुए दोनों कंपनीज में, बट ही वॉज इन्वेस्टेड, वन ऑफ द एस इन्वेस्टर ही इज इन्वेस्टेड। प्रीवियस कंपनी में जो रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड थे, आइरिस में करीबन 10,000 है, यूनिकॉमर्स में भर भर के रिटेल इन्वेस्टर्स है, 1,08,000 रिटेल इन्वेस्टर्स है इस कंपनी में। मतलब बहुत रिसेंटली इस कंपनी का IPO हुआ है। तो जैसे ये जो भी रिटेल कंपनीज है, फैब इंडिया, लेंसकार्ट, ये जूते, जो भी चप्पल वगैरह, गॉगल्स वगैरह, जो भी कंपनीज बेचते हैं, उनके साथ काम करती है, वो उनके क्लाइंट्स होते हैं। 7,000 करोड़ क्लाइंट, 7,000 क्लाइंट्स हैं इनके, 7,000 करोड़ नहीं, 7,000 क्लाइंट्स हैं इनके, राइट। जब से IPO इसका स्टॉक प्राइस एक तरह से डाउन ट्रेंड में ही है, बहुत ज़्यादा PE है इस कंपनी का, राइट, 85 का PE है एक तरह से, एंड द EPS इज जस्ट कैचिंग अप टू द PE। तो मार्केट ने इसको बहुत ज़्यादा PE दे दिया, and it is just catching up. The EPS is just catching up to the PE, right? So EPS growth for the last 1 year has been minus 23%. IPO हुआ है तो EPS growth minus में ही है, right? Profit growth is 35%, तो PAT growth is 35%, but due to IPO again denominator जो है, number of shares बढ़ गए, पैट उतना ही रहा, तो EPS जो है वो नेगेटिव में आ गया, मतलब EPS ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में दिखा, सिकुड़ गया, राइट। स्टॉक प्राइस हैज गॉन नोवेयर, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ PE वगैरह देखने की जरूरत नहीं, बट PE ऑफ दिस कंपनी इज अराउंड 83, विच आई थिंक इज थोड़ा है। ये भी स्टॉक प्राइस जो है वो कैचअप करेगा, या जो भी EPS है वो कैचअप करेगा PE को, तो स्टॉक प्राइस मेरे को लगता है साइडवेज में इसका भी मूव करता रहेगा। पिछले 5 साल का डेटा तो हमको नहीं मिला, यहाँ पे भी 5 साल का डेटा नहीं मिला। पिछले 1 साल में इस कंपनी का OPM एक तरह से 20% है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी 13% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटीज मोर देन 20-25%। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, एसेट लाइट कंपनीज है, कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज नहीं माने जाते हैं। डेट टू इक्विटी इज 0.1, तो ठीक ठाक है। CFO टू EBITDA अगेन इज 0.7। तो कंपनीज अपने जो भी, तो ये कंपनी की स्ट्रैटेजी ये है कि जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह, व्हाट दे डू इज़ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लोग अपने खुद के ई-कॉमर्स एनेबल्ड सॉफ्टवेयर बना देते हैं, क्योंकि उनका स्केल इतना ज़्यादा है तो उनको बनाना ही पड़ता है, राइट। जो छोटे कंपनीज होते हैं या फिर जो रिटेल कंपनीज होते हैं जो ई-कॉमर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको एक तरह से ये कंपनी मदद कर रही है, राइट। तो इट्स नॉट द ह्यूज क्लाइंट्स, बट इट्स समवेयर इन द मिडल, जो भी क्लाइंट्स आते हैं वो एक तरह से ये कंपनी मदद कर रही है, राइट। एंड अर्निंग्स यील्ड इसका 2% है, तो क्लियर कट ओवर वैल्यूड कंपनी है। आई थिंक थोड़ा साइडवेज मूवमेंट होगा, द EPS विल कैच अप टू द PE एंड ओनली देन द स्टॉक प्राइस विल स्टार्ट गोइंग अप। सो दिस कंपनी हैज़ बीन आस्क्ड फॉर अ रिव्यू बाय एनिमे एडिट्स, प्रज्वल शेट्टी एंड मॉडर्न टेलरिंग इंस्टीट्यूट, राइट। तो ये दो कंपनीज के एनालिसिस आज हमने किए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।